दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी आज मैं एक फिर नई वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और यह वीडियो है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं आजकल इनकम टैक्स रिटर्न भरने का लास्ट डेट बिल्कुल निकट है। 15 सितंबर इसका लास्ट डेट है और अभी ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है। इसलिए हम इसके बारे में हमारे नौजवान साथियों को जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो उसके लिए सोचते हैं कि जितना हेल्प हो जाए अच्छा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में डाला है कि आपको कौन सा ITR का फॉर्म चूज करके फिल करना चाहिए, उसका वीडियो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे देख सकते हैं। या आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ओल्ड रिजिम में जाना है या न्यू रिजिम में जाना है, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। और या आपको डिटेल्ड में ITR 1 कैसे भरना है फ्रॉम लॉगिन टू ई वेरिफिकेशन तक का, वो भी मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कभी भी जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में है। दोस्तों, ITR 1 के बाद नंबर आता है ITR 2 का। जो मैक्सिमम लोग हैं जिनके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और कैपिटल गेन्स है, उन लोगों को रिक्वायरमेंट होता है ITR 2 भरने का। तो हमने आज सोचा है कि ITR 2 को भी हम शुरू से लास्ट तक आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें और थ्रोली बता दें कि इसको कैसे भरना है, जो कि आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प हो सकता है। तो हमने टोटली आपके लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए इसको रखा है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों जो इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in से लॉगिन कर लेना है, जैसे हमने आपको दिखाया है। और इसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट आ जाता है सीधा इनकम टैक्स रिटर्न का, और यहाँ पर हम अपना ईयर चुन लेते हैं। और ईयर चुनने के बाद आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों, अगर हमने पहले कोई रिटर्न भरी तो यहाँ पर रिज्यूम का आता है, अदरवाइज हमारे को न्यू करना है तो आप नए से जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने रिटर्न को सब सिलेक्ट कर लिया है। ITR 2 पे हमारे को जाना है। ITR 2 से हम ओके करते हुए आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ सेक्शन दिए हैं, इनको हम बंद कर लेते हैं। दोस्तों, आपके पास फॉर्म 16 हो और हाउस रेंट रिसीट हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो भी आपने प्रीमियम दिए वो सब आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम टिक कर लेते हैं कि हम किस भाग में रिटर्न भर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले वाले में हम ये मान के चलेंगे हमारी इनकम टैक्सेबल है, इसलिए हमने टैक्सेबल को टिक कर लिया है और टैक्सेबल से आगे हम चले गए हैं रिटर्न के। और आगे प्रोसीड करने पे हमने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो शेड्यूल है दोस्तों, यहाँ पर हम शेड्यूल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ये इनकम पे जो प्रेस कर लिया, अब हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इसमें से कोई शेड्यूल आपके लिए और एप्लीकेबल है तो आप इनको और ऐड अप कर सकते हैं। आगे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको एक एक करके थोरोली देख लेना चाहिए। मेरा सुझाव तो ये है। यहाँ पर दोस्तों ये आ रहा है आपका ओल्ड रिजिम में जाए न्यू रिजिम में जाए। बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू रिजिम में रहते हैं, नो करके हम न्यू रिजिम में रहते हैं और हमारे को हम न्यू रिजिम में अभी रिटर्न को फिलअप कर रहे हैं। और तो आप ये देख लीजिए, आप सारे इन सवालों का अपने हिसाब से पढ़ के जवाब दे दीजिए। और जहाँ पर भी जो है उसका अप्रोप्रिएट जवाब आपकी तरफ से होना चाहिए। ये सारा हमने क्वेश्चनर को देख करके हमने ओके कर दिया और हम आ गए आपके मेन शेड्यूल पर। अब दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेड्यूल है उस पर सबसे फर्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन का। जनरल इन्फॉर्मेशन को हमने टिक कर लिया और इसमें हमने देख लिया कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एडिट करने का कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से फिक्स होता है। और सेकंड हमारा है कॉन्टेक्ट डिटेल। अगर हमारे को इसको करना है तो हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद अगर हमारा कोई चेंज है तो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से सारे सेक्शन को आप देखेंगे, जहाँ पर एडिट करना हो तो एडिट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना फाइलिंग स्टेटस 139(1), क्योंकि हम रिपोर्ट डेट भर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो रेजिडेंस का स्टेटस है वो भर लेना है। और हम जो है अगर
182 डेज से ज़्यादा हम यहाँ पर रह रहे तो हमारा जो स्टेटस है वो रेजिडेंट का होगा। और यहाँ पर हम आगे नीचे आ जाते हैं सारे क्वेश्चन का जवाब देने पर, तो बैंक का डिटेल का बारे में आ जाता है। बैंक का डिटेल दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा बैंकों का जो भी आपके वो बैंक है उनका डिटेल दे सकते हैं। और ये एक बैंक है जिसको हम नॉमिनेट कर लेते हैं कि इसमें हमारा रेफरेंस आएगा, उसको हमने ओके कर दिया। तो अभी अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा ये बिल्कुल कंफर्म हो गया और यहाँ पर भी मॉडिफाई रिक्वायर्ड आ गया। कभी भी हम आगे इन डेटा को आगे जा कर के चेंज कर सकते हैं। आगे हमने नेक्स्ट शेड्यूल को टिक कर लिया है, सैलरी वाले को। सैलरी वाले शेड्यूल में हम यहाँ पर ये सैलरी के शेड्यूल में आप टिक करके अपने सैलरी के डेटा भर सकते हैं। इसमें कंप्लीट जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो भरना है और आपका यहाँ पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर दे करके ये दोस्तों ये जो डेटा है हमने डमी डेटा भरे हैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिक लेगा। और यहाँ पर भी देखिए हमने कर दिया तो ये आ गया कंफर्म का इस पर भी। और मॉडिफाइड रिक्वायर्ड का मतलब वही है, अगेन अगर हमारे को दोबारा से उसको कुछ चेंज करना है तो हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल है दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी इनकम का। अगर हाउस प्रॉपर्टी से हमारे को कोई भी इनकम है, चाहे हमने खरीदने बेचने में कोई इनकम जनरेट किया है या हमारे को रेंट से कोई इनकम है, तो हम उसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आपको अगर एक से ज़्यादा हाउस से इनकम है या आप एक से ज़्यादा हाउस के ओनर हैं तो आपको फॉर्म 2 ही भरना पड़ता है। ये हमने आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर हमारे को सपोज अगर हाउस रेंट से इनकम है तो हम इसको जो हाउस प्रॉपर्टी इसको वाले को टिक कर लेंगे तो ये शेड्यूल जो है अंदर खुल जाएगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं इसको कैसे खोलना है करके। यहाँ पर हम ऐड अनदर करके कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है, कौन से टाउन में है, कौन से स्टेट में है, किस कंट्री में है और उसका पिन कोड क्या है और ये उसके ऑनर का क्या स्टेटस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद लास्ट ये जो 3 कॉलम है दोस्तों, इस पर जो आपको ग्रॉस रेंट मिला है, सपोज आपको 1 लाख रुपये रेंट मिला है और उसमें आपने 10,000 रुपये कुछ मेंटेनेंस पे लगाया तो 10,000 रुपये करके आपके यहाँ पर नेट 90,000 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी ऐसी और भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप इतने शेड्यूल को और ऐड करके बार बार इस प्रकार से भर सकते हैं। क्योंकि हमने कोई डेटा भरा नहीं इसलिए हमारे को रेड दिखा रहा है। तो जो कंपल्सरी फील्ड है, मैंडेटरी फील्ड है, इससे हमने बैक करके अपने शेड्यूल से बाहर आ गए। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल भी फिर हमारा पूरा हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा इस पर भी हमारा देखिए हम दोबारा दिखा रहे हैं, कंफर्म आ गया और मॉडिफाइड रिक्वायर्ड आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके अदर इनकम का, जिसमें हमारे को अगर कोई बैंक से इनकम है, जैसे हमने आपको दिखा रखा है हमारे को डिविडेंड से सपोज इतना 427 मिला है, इंटरेस्ट हमारे को इतना मिला है, FDR से मिला है, तो आप सारा वहाँ पर पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टोटल लेकर के आपको अदर सोर्स का पूरा टोटल करके ले लेगा और इसको भी आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी आ जाएगा और इसको हम आगे कंफर्म कर लेते हैं। तो मोटा मोटी आपका 4 जो सोर्स हैं उनसे इनकम हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। सैलरी का इनकम कैसे करना है और हाउस प्रॉपर्टी का कैसे करना है, और अगर कोई कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन का इंटरेस्ट भी गेन भी आप डाल सकते हैं और उसको आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल वहाँ से सिलेक्ट करके डालना पड़ेगा। उसमें आप अपने कैपिटल गेन का डिटेल डाल सकते हैं। और जो इसमें 2 शेड्यूल और हैं दोस्तों, BFLA और CYLA के, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट शेड्यूल हैं। उसमें अगर हमारे को कोई हमारा कोई लॉस है, हमारे को पिछले साल से यहाँ कैरी करके लाना है, तो जो बॉट फॉरवर्ड वाला है उसमें हम लाते हैं, उसमें मेंशन करते हैं उसको।
और CYLA में जो हमारे को नेक्स्ट ईयर को अगर कोई हमारे अभी के लॉसेज हैं वो आगे ले जाने हैं तो हम उनको वहाँ मेंशन करते हैं। इतना हम यहाँ पर आपको ज़रूर बता देना चाहते हैं कि अगर आपको कैपिटल गेन्स में गेन ना हो, अगर आपको लॉस है तो कहीं आप ऐसा बिल्कुल भूल ना करें कि लॉस को मेंशन करना भूल जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कोई भी हमारा जो लॉस है उसको हम स्पेशली जो हमारा शॉर्ट टर्म लॉस है उसको हम किसी भी लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट या शॉर्ट टर्म गेन के अगेंस्ट नेक्स्ट 8 ईयर तक या सेम ईयर या नेक्स्ट 8 ईयर तक उसको 8 ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कहीं पर लॉस भी होता है तो आप उसको ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेज में उसको दिखा करके आगे ले जाना है, दिखाना है। तो दोस्तों जब आप ये पूरा डिटेल डाल देंगे तो फिर आपको कंफर्म करके आप आगे चल सकते हैं। अभी इस तरह से आपका सारा ये रिपोर्ट में कंफर्म आ गया है। बाकी भी जो नीचे हमारे को जो शेड्यूल दिख रहे हैं, ये शेड्यूल दोस्तों आपको मिलते हैं तो आप इनको एक एक करके चेक कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए। अगर कोई डेटा आपका इनमें डालना है तो आप यहाँ पर अपना डेटा डाल सकते हैं, और अगर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप उनको अपने, जहाँ मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ से आप अपने शेड्यूल को ऐड और डिलीट करते हैं, तो वहाँ पर आप जाइए और जो आपके मैंडेटरी शेड्यूल नहीं है उनको आप डिलीट कर दीजिए, और अगर मैंडेटरी हैं तो यहाँ पर उनको चेक करके कंफर्म कर दीजिए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का गेन है, इस यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड या शेयर्स का चाहे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में बेसिस से अगर आपको कोई गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने आपको जैसे बताया था 365 से कम दिन का होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म है, और अगर 365 दिन से ज़्यादा होल्ड किया फिर आपने सेल किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। इस तरह से दोस्तों हमारे ये सारे शेड्यूल हो जाते हैं और हम इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद हमारे पास अगर कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन है तो वो भी आ जाएगी। चैप्टर 6A की डिडक्शन आप ज़्यादा इस न्यूज़ जो रिजीम है इसमें बाकी बची हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी 2-3 डिडक्शन अभी भी अलाउड हैं। जैसे अगर NPS में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो वो अलाउड है। अग्निपथ में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसको भी आप यहाँ पर अभी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और बाकी अगर जो भी शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपको यहाँ पर दिखते हैं तो आप उनको डिलीट कर दीजिए। नहीं तो आगे जा कर के आपको जब आप अपना डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 लेवल पे यहाँ पर वैलिडेशन का प्रोसेस है। एक बार फर्स्ट टाइम आपके सारे रिटर्न भरने के बाद वैलिडेशन का आता है, और उसके बाद एक बार अपलोड का वैलिडेशन दोबारा आता है। तो अगर आपने शेड्यूल डिलीट नहीं किया तो वहाँ पर आपको ये रिटर्न को सबमिट करने से रोक सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये रिटर्न हो जाएगा पूरा, और आप अपनी पूरी यहाँ पर एक बार पूरी समरी देख लीजिए कि आपने पूरा इनकम जो दिखाया है डिफरेंट हेड में वो यहाँ पर सही ढंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये रिव्यू करना आपका बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप रिव्यू कर लेंगे तो यहाँ पर फिर आप इसको कंफर्म करके आप आगे जा सकते हैं। और जहाँ जो भी कॉलम आपके हैं उनको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। फिर आप यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए आगे जा सकते हैं। यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नाम आता है, आपका पिताजी का नाम आता है, और यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए। और आप अभी यहाँ पर ज़रूर अपने प्लेस का नाम लिखिए, अदरवाइज आपको सिस्टम रोक देगा। तो जैसे हमें रोक दिया है तो हमने यहाँ पर अपने जैसे प्लेस का नाम लिखा तो ये अब हमारे को आगे जाने देता है। देखिए दोस्तों फिर बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, पहले कैटेगरी का आ गया,
जो हमारे रिटर्न में कमियां डिटेक्ट हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम आपको बता देते हैं। आप एक एक करके टिक करिए और वो जो भी बताता है, जैसे हमारे केस में बता रहा था कि ये फीड में आपने जो रिक्वायर्ड डिजिट है, सपोज आपको 50 डिजिट का अलाउड है, तो आपने ज़्यादा डाल दिए तो हम उनको कम कर देते हैं। तो कम करने पे हमारी ये वाली जो क्वेरी है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। हम आपको डेटा कम करके भी दिखा रहे हैं और दोबारा से हम इसको डेटा कम करने के बाद फिर हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद दोबारा से हम जाएंगे वहाँ पर और फिर हम दोबारा वैलिडेशन का प्रोसेस को करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि अब वो वाला जो क्वेरी है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम इसको सही एंट्री करने के बाद अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर उसको सेव कर लिया है और फिर हम इसको आगे कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद हम दोबारा से उसी सेम प्रोसेस पे आते हैं, वैलिडेशन के वेरिफिकेशन पे हम फिर वेरिफिकेशन कर रहे हैं और सेम प्रोसेस पे हम उसको बॉक्स को चेकआउट कर लेते हैं और प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए जब जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो क्वेरी है वो समाप्त हो चुका है। इसी तरह दोस्तों जो बाकी भी हैं हम इनको भी अपना एक एक करके टिक करके देख लेंगे और हमारे को उस पर्टिकुलर फील्ड को ले जाएगा कि यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर ये आया था कि हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयर नहीं डाला था। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयर आपको, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो अदर्स डाल लीजिए। तो जैसे ही आप अदर्स डाल लेंगे तो वहाँ पर आपका ये क्वेरी भी समाप्त हो जाएगा। हमने अदर्स सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ पर हमारे को अगर ये फील्ड हमारे का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये फिर भी इसको मैंडेटरी बता रहा है, इस केस में आप इसको सीधा डिलीट कर दीजिए। ऐसे कोई भी अगर आपके पास आता है और जो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है लेकिन फिर भी उस पर अगर आपको रोकता है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी हमारे पास जैसे नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे को रोक रहा है तो हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है तो हमने उसको डिलीट कर दिया और हम आगे बढ़ गए हैं। और आगे बढ़ के हम दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, फिर दोबारा हम आपको उसका वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आगे आपको वैलिडेट करके दिखाते हैं। वैलिडेट करने का मतलब दोस्तों ये है कि हमने रिटर्न को, ये देखिए आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, हम आपको क्लियर दिखा पा रहे हैं। ये है हमारे सारे क्वेरी ठीक करने के बाद हमारी अब रिटर्न बिल्कुल रेडी है। हम यहाँ पर इसको प्रीव्यू करके आगे सबमिट कर सकते हैं और इसमें आपको आगे जाके जो बेस्ट इसको ई वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस होता है। ई वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास कई सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन जो बेस्ट साधन है वो है आपका आधार से लिंक मोबाइल पे आप OTP मंगा सकते हैं। आपको OTP आएगा तो आप OTP डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपको उसके बाद मैसेज आ जाएगा कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप रिसीट को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। उस रिसीट को अपने पास प्रिजर्व करके रखें क्योंकि यही रिसीट आपके पास एक प्रूफ है जो ये बताता है कि आपने रिटर्न को सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को और अपने नियर्स एंड डियर्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने सब्सक्राइब करने के लिए। और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक आपका धन्यवाद। जय हिंद।